जी लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे क्लास बी एम्पलीफायर। और हमने जहाँ छोड़ा था लेक्चर वो ये था कि हम टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन डिस्कस कर रहे थे। फिर मैंने लास्ट में ये कहा था कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है वो नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए ख़त्म की जा सकती है। तो नेगेटिव फीडबैक क्या होती है अभी देखते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स से कि ये इनपुट है और ये एम्पलीफायर है ए, और ये लेट्स से दूसरी एम्पलीफायर, आप चले अभी इसको ख़त्म कर देते हैं दूसरे को। तो अगर ये वी आई है तो वी आउट क्या मिलती है आपको, ए टाइम्स वी आई। तो इस ए को क्या कहते हैं, ए को कहते हैं ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन। तो अब अगर हम क्या कर दें, एक क्लोज लूप बना दें ए, और यहाँ क्लोज लूप बनाए जिसका अपना गेन हो बीटा, और यहाँ पर एक समिंग जंक्शन हो, ठीक है। बुक वाले जो है वो इससे भी डिनोट करते हैं समिंग, सम से, सम सिग्मा से। तो समिंग जंक्शन हो तो यहाँ पर प्लस, ये माइनस चीज़ ये डिनोट करती है कि ये नेगेटिव फीडबैक है। अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो ये पॉजिटिव फीडबैक होगा, ठीक है। जिस तरह से ये ए जो है वो है फॉरवर्ड पाथ गेन, और जो बीटा है वो है फीडबैक गेन, ठीक है। तो हम इसकी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि जो वी नॉट है वो है ए टाइम्स, अगर इस वाली जगह पे जो वोल्टेज है उसको हम लिखें लेट्स से वी आई डैश, ए टाइम्स वी आई डैश, ठीक है। और जो वी आई डैश है वो किसके बराबर है, वो है वी आई माइनस बीटा टाइम्स वी नॉट, ठीक है। तो हम ये वाली एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर लेते हैं, वी नॉट वुड बी इक्वल टू ए वी आई माइनस बीटा टाइम्स वी नॉट। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ए वी आई माइनस ए बीटा वी नॉट इस तरफ ले जाएंगे तो वी नॉट वुड बी इक्वल टू 1 प्लस ए बीटा इक्वल्स टू ए वी आई। तो वी नॉट ओवर वी आई इज़ इक्वल टू ए ओवर 1 प्लस ए बी, ठीक है। ये जो गेन है ना इसे कहते हैं क्लोज्ड लूप गेन, ठीक है। इसको डिनोट किया गया आपकी बुक में ACL से, यानी ये गेन ऑफ क्लोज्ड लूप, ठीक है। तो अब ये तो था जनरल कि अगर हमारे पास कोई डिस्टॉर्शन ना हो, जनरल फीडबैक कैसे काम करता है। अब हम ये कर रहे हैं कि अब हम अगर हमारे पास ओपन लूप के केस में लेट से इस जगह पर ए था हमारे पास, यहाँ वी आई था पहले, तो ख़ास हमें सिर्फ आउटपुट मिल रही थी वी नॉट। तो अब ऐसा ना हो, अगर हमें क्या मिले, यहाँ से डिस्टर्बेंस मिले या डिस्टॉर्शन मिले, ठीक है, और आउटपुट हमें बाद में मिले, यानी कि जो वी आउट है वो हो ए टाइम्स वी आई प्लस डी, ठीक है। तो फिर हम इसकी जो डिस्टॉर्शन है वो क्या लिख सकते हैं, डी वुड बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय ए वी आई, ठीक है। डिस्टॉर्शन इसकी ये होगी, ठीक है। तो हमारा दावा ये था पहले कि हम इस डिस्टॉर्शन को कम कर सकते हैं अगर हम ओपन लूप की बजाय फीडबैक पाथ में चले जाएं, या क्लोज लूप पाथ में चले जाएं विद नेगेटिव फीडबैक, तो इसका इफ़ेक्ट हम ख़त्म कर सकते हैं। मैं वो फिगर बनाता हूँ क्लोज लूप की, ये हमारे पास डिस्टर्बेंस ऐड हो रही है, ये हमारे पास वी नॉट, ये फीडबैक हो रही है विद बीटा,
एंड नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, इस जगह पर जो वोल्टेज आ रही है उसे हम V डैश कहते हैं, इस जगह पर जो वोल्टेज आ रही है उसको V डबल डैश कहते हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो अब जो VI डैश है वो है, सॉरी V डैश जो है वो किसके बराबर है, वो है VI डैश माइनस बीटा टाइम्स V नॉट। ठीक है, और इसी तरह से V डबल डैश किसके बराबर है, वो है A टाइम्स V सिंगल डैश के, और V नॉट किसके बराबर है, V नॉट बराबर है V डबल डैश प्लस D। तो यहाँ हम ये वाली एक्सप्रेशन पुट कर देते हैं, तो V नॉट वुड बी इक्वल टू A V डैश प्लस D, और फिर V डैश की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो V नॉट वुड बी इक्वल टू A VI डैश माइनस A बीटा V नॉट प्लस D, या फिर V नॉट 1 प्लस A बीटा A VI डैश प्लस D। ठीक है, तो अब चूँकि हम ये कंपेयर करना चाहते हैं कि क्लोज लूप में और ओपन लूप में डिस्टॉर्शन कैसे थी, यानी कि उनमें फ़र्क क्या था डिस्टॉर्शन का, तो ये तो हमें नॉर्मली पता ही है कि अगर हमारे पास अगर ओपन लूप में वोल्टेज VI थी, तो अगर हम यही इनपुट वोल्टेज क्लोज लूप में लेकर जाते हैं तो आउटपुट डिक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, आउटपुट सेम रखने के लिए इसको डिफरेंट VI दिया है। ठीक है, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि डिस्टॉर्शन कंपेयर करने के लिए हमें ये करना होगा कि जो ओपन लूप गेन था वो किसके बराबर होना चाहिए, वो क्लोज लूप गेन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब जिस डिस्टॉर्शन का कंपैरिजन ठीक होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। VI 1 प्लस A बीटा इक्वल्स टू VI डैश। ठीक है, अगर ये VI डैश इसके बराबर हो तब डिस्टॉर्शन का सही कंपैरिजन होगा। तो यही वैल्यू हम इस जगह पुट कर देते हैं। V नॉट 1 प्लस A बीटा इक्वल्स टू A VI 1 प्लस A बीटा प्लस D। तो डिवाइड कर देंगे तो V नॉट वुड बी इक्वल टू AVI प्लस D ओवर 1 प्लस A बीटा। तो अब जो डिस्टॉर्शन होगी वो क्या होगी, दिस फैक्टर डिवाइड बाय दिस फैक्टर, D ओवर 1 प्लस A बीटा डिवाइड बाय AVI। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, D ओवर 1 प्लस A बीटा VI। अगर आप कंपेयर करें तो इससे पिछली डिस्टर्बेंस निकली थी वो क्या थी, D ओवर AVI। मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर पिछली जो ओपन लूप की निकली थी, ओपन लूप की वो क्या निकली थी, D ओवर AVI। ठीक है, तो जो क्लोज लूप की अब D निकली है डिस्टॉर्शन, वो क्या है, वो इससे कम है। कितना कम है, इतना फैक्टर कम है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर से। अब चूँकि गेन आमतौर पर बड़ा होता है तो इसका मतलब है कि जो फीडबैक की डिस्टॉर्शन होगी वो इससे काफ़ी कम होगी। ठीक है, तो ये डिस्टॉर्शन जो है वो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जो है, यानी कि नॉन लीनियर होने की वजह से हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आती है, और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हम जो है फीडबैक के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से एक और इफ़ेक्ट है, वो है कैंसलेशन ऑफ
इवन हार्मोनिक्स। हम अभी जान चुके हैं कि जब हम क्लास बी के एम्पलीफायर स्टडी करते हैं तो एक में एक फेज़ होता है और फिर दूसरे में जो है वो दूसरा फेज़ होता है। ठीक है, तो जो आउट ऑफ फेज़ होने की वजह से ये सिग्नल ऐड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये आउट ऑफ फेज़ ना हो, इन फेज़ हो, तो ये कैंसिल हो जाए। तो ये सिग्नल इटसेल्फ तो ये आउट ऑफ फेज़ हैं। ठीक है, ये सिग्नल इटसेल्फ तो ये आउट ऑफ फेज़ हैं, लेकिन इनके हार्मोनिक्स आउट ऑफ फेज़ नहीं होते। मैं देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे, ये अगर ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है, तो हार्मोनिक्स हम सिर्फ सेकंड हार्मोनिक प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी और ये सेकंड हार्मोनिक, सॉरी ये ओरिजिनल सिग्नल है, ये सेकंड हार्मोनिक। फिर ये इन फेज़ को यानी कि पॉजिटिव साइकिल वाला है, नेगेटिव साइकिल वाला अभी हम बनाते हैं। ये देखें, अब इसके आउट ऑफ फेज़, इसकी भी सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक। तो आप देखें ये जो ओरिजिनल सिग्नल है पॉजिटिव साइकिल में और नेगेटिव साइकिल में, ये तो आउट ऑफ फेज़ हैं, ये तो ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो सेकंड हार्मोनिक्स हैं ये इन फेज़ हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। यानी कि सेकंड हार्मोनिक्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। इनफैक्ट जितनी भी इवन हार्मोनिक्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी इन फेज़ हैं। ठीक है, तो जो कैंसिलेशन ऑफ इवन हार्मोनिक्स है, कैंसिलेशन ऑफ इवन हार्मोनिक्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिस्टॉर्शन, यानी डिस्टॉर्शन ख़त्म करने में काम आती है। ठीक है, फिर ये नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन के अलावा क्लास बी के अंदर एक और भी डिस्टॉर्शन होती है जिसको कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले एक चीज़ देखें कि जब हम किसी भी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने लगते हैं, किसी भी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि उसकी फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज जो है 0.7 है। लेट्स से अगर सिलिकॉन है तो इतना वोल्ट डेवलप होंगे उसके क्रॉस, यानी कि हम देंगे तब जाके करंट फ्लो करना शुरू करेगा, इससे पहले नहीं करेगा। वोल्टेज अप्लाई हो जाएगी, लेकिन जब तक इस पोटेंशियल पे ओवरकम नहीं किया जाएगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो बायसिंग वोल्टेज should be applied, this thing should be applied to make कलेक्टर करंट फ्लो, यानी कि उस वक्त तक कलेक्टर करंट जो है फ्लो नहीं करेगा जब तक हम इस पे ओवरकम नहीं आएंगे। जब तक इस पे ओवरकम नहीं आएंगे तब तक बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, और जब तक बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तब तक कलेक्टर करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर यानी कि इसके अलावा आप चूँकि हम जो है वो एक्टिव रीजन में काम करना चाहते हैं, तो हम जब करंट की वैल्यू IB की करंट की वैल्यू आती है और उसके करस्पॉन्डिंग IC की वैल्यू आती है, तो फ़ौरन ही
वो उसमें एक्टिव में नहीं चला जाता, ठीक है, थोड़ा सा सैचुरेशन में रहता है, उसके बाद जाता है उसके अंदर एक्टिव रीजन के अंदर। तो जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करें तो फ़ौरन ही एक्टिव में नहीं चला जाता, ठीक है। तो मिनिमम वोल्टेज लेवल इज़ रिक्वायर्ड टू पुश collector current to push collector current into active region। फिर उसी तरह से जब हम वापस, ये तो है ना, जब करंट को बढ़ा रहे हो तो एक्टिव रीजन में चला जाता है, फिर जब करंट को कम कर रहे हो तो वोल्टेज ज़ीरो होने से पहले ही कलेक्टर करंट जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली IC प्रीमेच्योरली रिड्यूसेस टू ज़ीरो, यानी कि अभी जो इनपुट है वो ज़ीरो नहीं हुई होती, ज़ाहिर है बायसिंग वोल्टेज से कम हो जाती है अभी, लेकिन ज़ीरो नहीं हुई होती तो ये ख़त्म हो जाता है एज इनपुट अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिले है या थोड़ी सी वोल्टेज का अप्लाई होना है, ये डिस्टॉर्शन सॉरी, तो ये थोड़ी सी जो डिले है ना वोल्टेज का और करंट का, तो ये डिस्टॉर्शन पैदा करता है, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन कब पैदा होती है आमतौर पर, जब डिस्टॉर्शन कब पैदा होती है जब हम इनपुट को ज़ीरो से बढ़ाने लगे तो कलेक्टर करंट फ़ौरन एक्टिव में नहीं पहुंचता, और जब हम इसको कम कर रहे हों और ज़ीरो के करीब आए तो तब ये फ़ौरन उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब ज़ीरो क्रॉसिंग आती है तब ये वाला मसला होता है। तो इस किस्म की डिस्टॉर्शन को कहते हैं, यानी चूँकि ज़ीरो क्रॉसिंग पे ही डिस्टॉर्शन आती है इसलिए इसको कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो क्रॉसिंग के करीब करीब आती है, ठीक है। लेट्स से यही कॉमन एमिटर है हमारे पास, IC फ्लो हो रहा है, तो ये अगर हमारे पास इनपुट वोल्टेज थी, ठीक है, तो करंट फ़ौरन नहीं बढ़ना शुरू होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, करंट फ्लो होने में, और फिर ज़ीरो से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऐसा, तो फिर जो वोल्टेज क्रॉस लोड है वो कुछ इस तरह से होती है, तो टाइम लगा के अपर और फिर पहले ही ख़त्म, ठीक है। तो ये यहाँ पर ज़ीरो क्रॉसिंग पर ये डिस्टॉर्शन होती है, इसको कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन का हल है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन का हल ये है कि अब चूँकि ये बाइसिंग की वजह से होता है ना, कि बाइसिंग उस वक्त नहीं हुई होती तो ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होती है, तो हम इसका हल ये है कि पहले से ही बायस करके रखें, पहले से ही उसको थोड़ा सा कंडक्शन के अंदर करके रखेंगे, जैसे ही इनपुट आए वो पहले से ही एक्टिव रीजन के करीब करीब हो और वो फ़ौरन एक्टिव रीजन में चला जाए। तो थोड़ा सा हम बायस करेंगे, यानी कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन
can be reduced by biasing each transistor of push-pull configuration. ठीक है, ईच ट्रांजिस्टर इनटू कंडक्शन, पहले से ही कंडक्शन में रखें ताकि जब इनपुट आए तो बाइसिंग को ओवरकम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, सो दैट बेस ड्राइव सिग्नल needs not to overcome potential। ठीक है, तो थोड़ा सा ही स्मॉल बेस करंट होगा ना बाइसिंग की वजह से, चाहे इनपुट नहीं भी आई होगी तो उसको पहले से ही एक्टिव रीजन में धकेल देगा। ठीक है, स्मॉल बेस करंट उसको एक्टिव रीजन में धकेल देगा। ठीक है, तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ये बाइसिंग रेजिस्टर से अचीव कर सकते हैं, बाइसिंग रेजिस्टर से अचीव कर सकते हैं। तो बाइसिंग कैसे कर रहे हैं अभी हम देखते हैं, सर्किट्स कैसे है। ये ट्रांसफार्मर कपल्ड है, यहाँ हम बाइसिंग लगाने लगे हैं। ठीक है, ये बाइसिंग, ये दो रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, R1 और R2। इनकी वजह से ये दो करंट्स, ये जो है इधर भी करंट होगा, इधर भी करंट होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने वोल्टेज अप्लाई की हुई है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पहले से ही, यानी कि इस इधर हमारे पास वोल्टेज है, तो वोल्टेज की वजह से बेस करंट पैदा होगा IB1। ठीक है, तो बेस करंट पैदा होने की वजह से ये पहले ही कंडक्शन में ड्राइव हो जाएगा। इसी तरह से IB2 की वजह से ये जो Q2 है ये भी उस कंडक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर की वजह से था। अब हम उसकी एक और कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, वो उसमें भी यही किया गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर की जगह पर कैपेसिटेंसेस हैं। वही पुश पुल है जी। ठीक है, यहाँ हम बाइसिंग रेजिस्टर्स लगा लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये भी हमारे पास बाइसिंग रेजिस्टर्स हैं। ये इसी वोल्टेज की वजह से यहाँ से बेस करंट जाएगा, बेस करंट जाके पहले ही कंडक्शन में मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ाहिर है इसने ऐसे कनेक्ट करना है, इसने ऐसे कनेक्ट करना है। तो
इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि जब हम इसको थोड़ा सा बायस करेंगे ना कंडक्शन में, तो अब ये एक यानी कि हाफ साइकिल से थोड़ा सा ज़्यादा कंडक्ट करेगा। पहले बी क्लास बी एम्पलीफायर कितने में कंडक्ट करता था, 1/2 साइकिल में कंडक्ट करता था। लेकिन इसको कंडक्शन में बायस करने की वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा हाफ साइकिल से थोड़ा सा ज़्यादा कंडक्ट करेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हेन बायस्ड इनटू कंडक्शन output current will flow slightly more than 1/2 cycle। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास इनपुट है, ये पहले सिर्फ एक में कंडक्ट होता था ना, लेकिन अब एक में कंडक्ट नहीं होगा। हमने थोड़ी सी बाइसिंग की हुई है, तो एक में कंडक्ट नहीं होगा, एक में तो होगा ही, साथ में थोड़ा सा नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्ट होगा। ये बाइस लेवल है। ठीक है, तो अब इस वाले सर्किट में यानी कि अब की कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो करंट है वो ना पूरे हाफ साइकिल यानी कि पूरे साइकिल में जा रहा है और ना ही सिर्फ एक हाफ साइकिल में आ रहा है। ठीक है, करंट फ्लोज नीदर इन फुल साइकिल नॉर इन हाफ साइकिल। ठीक है, तो ना हम इसको क्लास ए कह सकते हैं और ना हम इसको क्लास बी कह सकते हैं। क्लास ए में एक साइकिल में, क्लास बी में आधे साइकिल में चलता है। तो ये ना एक साइकिल में है ना आधे साइकिल में, एक में थोड़ा सा ज़्यादा है, एक से थोड़ा सा ज़्यादा है और पूरे साइकिल से कम है। तो इस किस्म की कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं, क्लास को कहते हैं क्लास ए बी ऑपरेशन, यानी कि ए और बी के दरमियान का ऑपरेशन। तो इसका मतलब है ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारी, ये वाली ये क्लास ए बी की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास ए बी reduces डिस्टॉर्शन यानी कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को ख़त्म करती है, बट ऑल्सो रिड्यूसेस एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि जो पावर डिसिपेशन है वो जो है बी से ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले जो आधे साइकिल में वो बंद रहना था, अब वो आधे साइकिल में भी थोड़ा सा चल रहा है। ठीक है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो ए से ज़्यादा होगी, लेकिन बी से कम होगी। यानी कि क्लास ए बी ऑपरेशन की एफिशिएंसी ए और बी के दरमियान में होगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि क्लास ए बी जो है यानी कि जो पुश पुल एम्पलीफायर्स हैं, पुश पुल एम्पलीफायर्स जो है वो काम तो बड़ा अच्छा करते हैं, डिस्टॉर्शन भी उसकी कम हो जाती है, एफिशिएंसी भी उस ए से अच्छी है। लेकिन मसला ये है कि इसके अंदर बल्कि ट्रांसफार्मर्स हैं। डिसएडवांटेज ऑफ पुश पुल क्या है कि इसके अंदर बल्कि ट्रांसफार्मर्स हैं। इसके हल के लिए फिर है ट्रांसफार्मर लेस पुश पुल।
और ट्रांसफार्मर लेस पुश पुल में जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर। तो जो पुश पुल एम्पलीफायर है कॉम्प्लीमेंट्री, वो कुछ इस तरह से है कि उसी तरह से हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, दो ट्रांजिस्टर्स हमारे पास हैं। कोई फ़र्क नहीं बताता हूँ फ़र्क क्या है। उसी तरह से दो Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर्स है, लेकिन अब फ़र्क ये है कि पिछले पुश पुल में दोनों ट्रांजिस्टर्स NPN थे, लेकिन यहाँ एक ट्रांजिस्टर जो है ये वाला ये NPN है और दूसरा ट्रांजिस्टर PNP है। तो एक ट्रांजिस्टर NPN का इस्तेमाल हो रहा है, एक PNP का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, क्योंकि NPN PNP एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब इस सर्किट को चलाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। VCC1 VCC2 RL Q1 Q2। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास दोनों की बेसिस और ये तो इनपुट अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है हमारे पास सिर्फ, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये NPN हमारा ऑन हो जाएगा और ये Q2 जो हमारा है ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये ऑन हो जाएगा, ये हमारे पास ऑफ हो जाएगा, ये बेस को नेगेटिव सिग्नल जाएगा। ठीक है, और फिर जो हमारा फ्लो ऑफ करंट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, पॉजिटिव से ऐसे RL में जो है हमारा ड्रॉप हो जाएगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारी जो कंडक्शन होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, तो बिल्कुल वही पुश पुल वाला फिनोमिना हमने कर दिया, पुश पुल वाला फिनोमिना कर दिया कि सॉरी एक ही सिग्नल है तो उस वक्त में इस पर नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में Q1 चलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में Q2 चलेगा और हमें हमारी जो है आउटपुट आएगी। तो अगर गौर करें तो बोथ ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये एमिटर फॉलोवर या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में है। अच्छा, पहली बात ये कि ये इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री लगाने की वजह से हमें आपको अब देखें बेस इनकी सेम है, एक सिग्नल आ रहा है, हमें दो अलग-अलग सिग्नल नहीं लेने पड़ रहे हैं। लास्ट पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें दो अलग-अलग सिग्नल आते थे और उसके पीछे ड्राइवर सर्किटरी इस्तेमाल करनी पड़ती थी फेज स्प्लिट करने के लिए। तो इस केस में नो नीड ऑफ ड्राइवर सर्किटरी।
है, नो ड्राइवर सर्किटरी। और both transistors are in common collector, या जिसे एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि चूँकि कॉमन कलेक्टर में, इसलिए इसका गेन जो है वो यूनिटी से बढ़ नहीं सकता। ये कॉमन कलेक्टर में मैक्सिमम गेन जो है 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम गेन यूनिटी होने की वजह से जो मैक्सिमम वोल्टेज स्विंग है, जो इसका मैक्सिमम वोल्टेज स्विंग है वो VCC1 और VCC2 है, और जो पीक टू पीक है वो 2 VCC है। ठीक है, 2 VCC है। तो अब गेन चूँकि 1 है सिर्फ, तो इनपुट और आउटपुट जो है वो बराबर होनी, यानी कि अगर आउटपुट आपकी पीक टू पीक 2 VCC है तो इनपुट भी इतनी ही 2 VCC होनी चाहिए। ठीक है, इनपुट भी ये वाली 2 VCC जितनी होनी चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि इनपुट इतनी होनी चाहिए, तो जो ट्रांजिस्टर ऑफ है, ऑफ ट्रांजिस्टर है, उसके ऊपर इतनी वोल्टेज जो है वो रिवर्स बायस लग रही है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर की इतनी ब्रेकडाउन वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए कि वो 2 VCC को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, ट्रांजिस्टर must have rated breakdown voltage of at least 2 VCC। तो यूनिटी गेन इसका मसला है। तो इसको हम करंट गेन को बढ़ाने के लिए हम कुछ और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हांस करंट गेन कैपेबिलिटी, मैं आपको 2 सर्किट्स बना कर देता हूँ। उसी तरह से ये हमारा पेयर है, ये वही माइनस VCC है, ये वही प्लस VCC है, ये वही लोड है। ठीक है, RL। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है, पहले सिर्फ ये हमारे पास था ना, ये चीज़ है, उसके पीछे हमने 2 ट्रांजिस्टर लगा दिए। ये क्या बन गया भला? ये बन गया है डार्लिंगटन पेयर, जिसमें एक का जो एमिटर है दूसरे की बेस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से करंट गेन आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होने की वजह से करंट गेन बढ़ जाता है।
दूसरा तरीका ये है कि हम ये दो दो पेयर्स लगा देते हैं पैरेलल में, ताकि करंट कैरिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाए। दूसरा तरीका क्या है कि हम पैरेलल में लगा लेते हैं, ये देखिए। देखिए वही इनपुट है, लेकिन ये हमने ये पेयर एक पैरेलल में भी लगाया हुआ है, ताकि लोड को करंट जो है वो दोनों तरफ से, यानी कि पैरेलल में करंट जमा हो जाता है ना, तो दोनों में जाए। इससे भी करंट कैरिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और क्लास सीडी एम्पलीफायर देखेंगे। तब तक ये अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।